चलो, आज हम पढ़ेंगे प्रोटॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्रोटॉन एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसको पढ़ने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक में थ्योरी पढ़ते हैं, स्ट्रिक्ट थ्योरी, और एक के अंदर हम पढ़ते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन। तो ये जो मैं अभी लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये इंटरप्रिटेशन के, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन के। असल में बहुत सारी थ्योरी के एस्पेक्ट्स ऐसे हैं, एनएमआर जब हम पढ़ते हैं, इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, तो दो किस्म की थ्योरी आ जाती हैं। इसको समझो पहले। एक वो थ्योरी होती है कि जो इंटरप्रिटेशन के वक्त काम नहीं आती, उसमें लग कर अपना टाइम वेस्ट करना, दिमाग वेस्ट करना अक्लमंदी नहीं है। एनएमआर का जो एक स्पेक्ट्रम मिलता है, हर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो भी आप कर लो, इंफ्रारेड कर लो, अल्ट्रावायलेट कर लो, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन कर लो, ठीक है, कोई सी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी आप कर लो, आपको एक स्पेक्ट्रम मिलता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है पता ही है, बच्चों वाली बात है। स्पेक्ट्रम एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब वो वेवलेंथ का भी हो सकता है, वेव नंबर का भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी का भी हो सकता है। स्पेक्ट्रम क्या है? एक डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका एक सही लफ्ज है, जो कि कंटिन्यूस भी हो सकता है और डिस्क्रीट भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर मैं स्पेक्ट्रम बताता रहूं बैठकर कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, उससे एनएमआर की इंटरप्रिटेशन से क्या ताल्लुक उसका? तो सही है, समझ में आ रही बातें कहना चाह रहा हूं। तो अभी हम कमिटेड हो जाएंगे ये समझने के लिए कि अगर मैं तुम लोगों को इस तरह का एक स्पेक्ट्रम दे दूं, ठीक है, एनएमआर का, तो क्या तुम इससे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर समझ सकते हो? इस तरह की प्रॉब्लम, इसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं। अब इसके अंदर हमको बिल्कुल रोबस्ट होकर थ्योरी को पकड़ के नहीं बैठ जाना कि बस थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। वो एक अलग अलग एस्पेक्ट है हमारी तैयारी का, ठीक है। तो ये थी बात है। थ्योरी दो किस्म की हो जाएंगी, एक वो कि जो बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रिगोरस एनएमआर की बैकग्राउंड बताएगी आपको, एकदम बारीकियां, जो कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं थ्योरी में जो कि इंटरप्रिटेशन के वक्त आपको काम नहीं आती, ठीक है। तो हम वो नहीं पढ़ेंगे अभी, मैं उनका जिक्र करता रहूंगा लेकिन उनकी अलग वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी इंटरप्रिट यहां पे लिख देना चाहिए कि हम यहां पर इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, एनएमआर की। तो मैं यहां पर कुछ आउटलाइन बना रहा हूं। जब भी एक एनएमआर के स्पेक्ट्रम को हमको समझना होता है तो हम सबसे पहली बात क्या समझते हैं? सबसे पहली बात हम समझते हैं हाइड्रोजन्स, मतलब नाम से प्रोटॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर। तो हाइड्रोजन समझने सबसे पहले एक ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो आपका देखते हो उसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, कार्बन और हाइड्रोजन होगा। हम हाइड्रोजन्स के मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स को देखकर ये जान सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होगा। ये बड़ी बड़ी मैजिकल बात है। हाइड्रोजन तीन किस्म के हमने पढ़ने हैं थ्योरी में। कौन सी थ्योरी में? कि जो आपको इंटरप्रिटेशन में हेल्प करेगी। एक होता है होमोटोपिक हाइड्रोजन, एक होते हैं एनेंशियोट्रोपिक हाइड्रोजन, और एक होते हैं डाई एस्टीरियोट्रोपिक हाइड्रोजन। ये तीनों हाइड्रोजन समझना है। अब हाइड्रोजन्स कार्बन, चार कार्बन हैं, सोचो, चार कार्बन हैं, चारों कार्बन पे हाइड्रोजन लगे हैं। अब डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, डजंट मैटर। हाइड्रोजन को देखो बस। अब खुद सपोज करो कि एक मॉलिक्यूल है, मैं सपोज करवा लिया चार कार्बन का है, उसमें कुछ और चीजें भी हैं। हर हाइड्रोजन को पकड़ पकड़ के देखना है कि इसके आसपास क्या चीजें। सपोज करो अगर एक हाइड्रोजन को तुमने पकड़ा, उसके आसपास देखा, उसके उस मॉलिक्यूल के, उस हाइड्रोजन के आसपास मॉलिक्यूल में देखा। अब उस इन्वायरमेंट को अपने दिमाग में रखो, इन्वायरमेंट लफ्ज याद रखना। उस हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल में एक जगह लगा हुआ है, उसके आसपास देखो, उसके इन्वायरमेंट को ज़हन नशीन कर लो। फिर दूसरे हाइड्रोजन को पकड़ो और उसका इन्वायरमेंट देखो। अगर उस हाइड्रोजन और जो पहले इसको सपोज किया था, उन दोनों के इन्वायरमेंट सेम ही हुए, उनके आसपास देख रहे हो सेम चीजें लगी हुई हैं, सेम पोजीशंस पे लगी हुई हैं, तो वो दोनों के दोनों केमिकली इक्विवेलेंट है, राइट। और वो जब सिग्नल देंगे तो वो सिंगल सिग्नल देंगे, ठीक है। अब कौन से हाइड्रोजन एक सिंगल देंगे, सिग्नल देंगे, कौन से हाइड्रोजन अलग अलग सिग्नल्स देंगे, तो अब ये समझनी है बात। तो
तो ये सबसे पहले हमने ये समझना है इंटरप्रिटेशन में, सबसे मेन बात यही है। अभी हम ये नहीं देख रहे कि स्पेक्ट्रम में किधर सिग्नल आएगा, यहां लेफ्ट साइड पे आएगा, मिडिल में आएगा, राइट में आएगा, हमें अभी इससे गर्ज नहीं है। हमें सिर्फ अभी पहली थ्योरी में इंटरप्रिटेशन के ये समझना है कि हाइड्रोजन्स कितनी टाइप्स के होते हैं, उनके एनवायरनमेंट को हमको इमेजिन करना आना चाहिए, उनके एनवायरनमेंट को कंपेयर करना आना चाहिए। अगर लेट्स सपोज 10 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं किसी मॉलिक्यूल में, अब एक एक हाइड्रोजन को पकड़ के 10 के एनवायरनमेंट्स कंपेयर करने एक दूसरे से। हर वो हाइड्रोजन के जिसका एनवायरनमेंट केमिकली सेम होगा वो एक ही सिग्नल देंगे सारे मिलाकर। समझ में आ रही है? तो ऐसा नहीं होता कि मॉलिक्यूल में 6 हाइड्रोजन हैं तो वो 6 अलग अलग सिग्नल्स देंगे। तो हम सिग्नल्स गिनकर, लाइंस गिनकर ये नहीं बोलते थे इसमें इतने हाइड्रोजन हैं, नहीं, हम लाइंस गिनकर ये बोलते हैं कि इसमें केमिकली इक्विवेलेंट इतने हाइड्रोजन हैं। और केमिकली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन को ढूंढने का तरीकाकार क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन के एनवायरनमेंट को देखना आना चाहिए, कंपेयर करना आना चाहिए, और अब ये डिसीजन लेना आना चाहिए कि हाँ ये दोनों एनवायरनमेंट सेम है हाइड्रोजन के, इनके आसपास सेम चीजें, सेम एटम्स सेम पोजीशंस पे लगे हुए हैं। समझ में आ गई बात? ये बात अब दिमाग में लाओ, स्टेरॉइड का मॉलिक्यूल है, अभी भाई उसमें तो बहुत सारे हाइड्रोजन होते हैं, तो क्या एक एक हाइड्रोजन देखोगे बैठकर पेपर में? शुरू में ये बात सुनने में बहुत मुश्किल लगेगी, लेकिन जब आप 50 मॉलिक्यूल्स प्रैक्टिस कर लोगे ना, 50 प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, 50 कह रहा हूं, फिर आप मॉलिक्यूल को देखकर ही नंबर ऑफ सिग्नल्स सेकंडों में बता दोगे। समझ में आ रही है? और वो प्रैक्टिस ही मैं कर पाऊंगा। 12 ये हो गया, ये होगी पहली चीज। दूसरी चीज जो आप समझनी है थ्योरी की फॉर इंटरप्रिटेशन, ठीक है, वो चीज आपने समझनी है केमिकल शिफ्ट, ठीक है। दूसरी चीज आपने जो समझनी है वो समझनी है, क्या समझनी है? केमिकल शिफ्ट हो गया, ये हो गया, फिर आपने समझना है, अच्छा हाँ, ये जो चीज मैंने बोली है ना, इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो नंबर ऑफ सिग्नल्स, कितने सिग्नल्स मिलेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन जाहिर बात है पता चलेंगे तो वही मिल जाएगा। केमिकल शिफ्ट, इसको प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसको प्रैक्टिस करेंगे, फिर अब आपको पता होना चाहिए, जैसे केमिकल शिफ्ट को भी थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूं मैं आउटलाइन में। केमिकल शिफ्ट का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्पेक्ट्रम है मेरा इधर, अच्छा केमिकल शिफ्ट क्या होता है, ये होता है केमिकल शिफ्ट, ये जो आपको लाइंस मिली हैं इनकी लोकेशन को केमिकल शिफ्ट कहते हैं। अब ये जो केमिकल शिफ्ट्स हैं ये आपको इधर लेफ्ट हैंड साइड पे मिल रही हैं तो क्यों मिल रही हैं, राइट हैंड साइड में मिल रही हैं तो क्यों मिल रही हैं, मिडिल में मिल रही हैं तो क्यों मिल रही हैं, इनकी वैल्यूज होती हैं केमिकल शिफ्ट की। हर केमिकल शिफ्ट की ये वैल्यू जो मिल रही है मुझे क्यों मिल रही है, ये जानने के लिए आपको जो पढ़ना पड़ती है चीज वो कहलाती है शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बातें? ये थ्योरी के वो एस्पेक्ट्स हैं जो कि एनएमआर की इंटरप्रिटेशन में आपको हेल्प करेंगे, और कोई नॉनसेंस रबिश बारीकियां थ्योरियों की नहीं पढ़नी है हमने, जो इंटरप्रिटेशन हेल्प नहीं करेंगे और हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिक्स नहीं करेंगे इसको, इतना दिमाग नहीं है हमारे पास। फिर हमने पढ़ना है कपलिंग कांस्टेंट, जिसको हम जे कहते हैं, कपलिंग कांस्टेंट पढ़ना है, और कपलिंग कांस्टेंट के बैकग्राउंड में आपको समझना है स्प्लिटिंग, क्योंकि देखो मैंने अभी जो पहला स्पेक्ट्रम बनाया था बना दिया, बाज़ औक़ात आपको एक ही सिग्नल स्प्लिट हुआ मिलता है, इसको तुम लोग 3 सिग्नल नहीं कहना, ये एक ही सिग्नल है। बाज़ औक़ात एक सिग्नल क्या हो चुका होता है, स्प्लिट हो चुका होता है। अब एक सिग्नल में आपको 4 लाइन दिखेंगी, 5 कितनी भी लाइन दिखेंगी, बाज़ औक़ात 2 लिखेंगी, बाज़ औक़ात 3 दिखेंगी, क्यों दिख रही है ये? तो ये आपको कपलिंग कांस्टेंट की थ्योरी थोड़ी समझनी है। स्प्लिटिंग कहते हैं इसको, कपलिंग कहते हैं इसको, ये क्यों हो रहा है, ये 4 चीजें ग्रिप कर ली अगर इनकी थ्योरी के साथ, तो हर मॉलिक्यूल की इंटरप्रिटेशन आसान हो जाएगी। अब ये मत समझना ये चारों चीजें समझ ली तो अब बस ले आओ मेरे सामने मॉलिक्यूल्स, फिर सीढ़ियां, ये समझ ली, मतलब कि अब आप कॉन्फिडेंट हो गए हो मॉलिक्यूल्स को देखने के लिए। अब आप हल्के मॉलिक्यूल्स से शुरू करोगे, छोटे मॉलिक्यूल्स, और आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्सिटीज में बढ़ाता रहूंगा और फिर प्रॉब्लम्स देता रहूंगा, वो खुद सॉल्व करना मैं सॉल्व भी कराऊंगा। तो ये इंशाल्लाह ताला इंटरप्रिटेशन का काम हो जाएगा, फिर थ्योरी की हम बारीकियां देखेंगे, ठीक है। अब उस थ्योरी पर बात करते हैं जो इंटरप्रिटेशन में हेल्पफुल नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं क्योंकि हमारे कोर्स का हिस्सा है। उस पर हम उसकी भी थोड़ी सी मैं बातें आउटलाइन समझा देता हूं, ठीक है। अब देखो
और सुनना, एक लफ्ज आता है हमारे पास स्पिन, ठीक है। स्पिन का मतलब रियल वर्ल्ड में क्या है? रियल वर्ल्ड से मुराद मैक्रोस्कोपिक, जो हमारी जो डायमेंशन है उसमें क्या है स्पिन का मतलब? स्पिन का मतलब है ये, ठीक है। स्पिन, कोई भी चीज जब होती है तो उसका एक एंगुलर मोमेंटम होता है। कोई भी चीज जब सर्कुलर मोशन करती है उसका एक एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। अगर एक बॉल है और वो सर्कल में जो है वो घूम रही है, उसका एक एंगुलर मोमेंटम होगा, ऐसा ही है। जब बात आती है, इसको स्पिन कह देंगे, बात जब आती है छोटी वर्ल्ड की, इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक वर्ल्ड की, तो ये रूल्स अप्लाई नहीं होते, ठीक है। रूल्स जो गवर्न करते हैं हमारी माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को, वो गवर्न नहीं करते क्वांटम वर्ल्ड को। वहां पर ये लफ्ज जो है स्पिन ये इस्तेमाल नहीं होता। वहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं वो दो इस्तेमाल होते हैं सेम फिनोमेना के लिए। अब मैं एक बात ब्लंटली बोलने वाला हूं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ये स्पिन नहीं करते उस तरीके से जिस तरीके से हमको विजुअलाइज कराया जाता है कि वो स्पिन कर रहे हैं, वैसे स्पिन नहीं करते, रेडियो वाली स्पिन नहीं होती। उनके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो लफ्ज दो इस्तेमाल होते हैं। एक कहलाता है क्वांटम स्पिन, जो कि डिफरेंट है नॉर्मल स्पिन से। एक कहलाता है क्वांटम स्पिन और एक कहलाता है इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम। इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम। अब ये थ्योरी मैं शुरू कर दी है मैंने पढ़ाना। अब मैं तुम लोगों को समझाऊं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बिहेवियर क्या है, इससे इंटरप्रिटेशन का क्या ताल्लुक, समझ में आ रही है? लेकिन ये कोर्स में तो पढ़नी है। इसी तरीके से हमारे पास एक और लफ्ज आता है लैर्मर फ्रीक्वेंसी, या हम इसको प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। हाँ, अब देखो लफ्ज बोल दिया प्रिसीजन। अब प्रिसीजन क्या है? ये जो लफ्ज मैंने लिखे हैं ना, रियल वर्ल्ड में अगर इनको समझना हो, इनकी पीछे की थ्योरी को रियल वर्ल्ड समझना हो तो हमको प्रिसीजन समझना पड़ता है, ठीक है। तो वो स्पिन नहीं करते, वो असल में प्रिसिस कर रहे होते हैं, ठीक है। बहरहाल, तो ये वो थ्योरी है कि जिस पर बहुत सारी बातें करने को, ठीक है। तो इसके लिए फिर हमारे पास मुख्तलिफ सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं कि जो हमको समझाते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। अब वो सब इंटरप्रिटेशन में कहाँ, अब तुम लोग बैठ कर ये समझते रहोगे तो फिर इंटरप्रिटेशन के वक्त सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए इसको अलग से पढ़ाऊंगा मैं। दूसरी बात, ये सब चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं? ये सब चीज़ें इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमको पता चले कि ये एनएमआर का जो स्पेक्ट्रम है ये हमको मिलता कैसे मिलता है। मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं हम अपने सैंपल को, रेडियो वेव्स देते हैं खास फ्रीक्वेंसी की, स्पिन शिफ्ट होता है न्यूक्लियस का, स्पिन शिफ्ट होता है आपके न्यूक्लियस का। इन केस ऑफ प्रोटॉन तो आपके मॉलिक्यूल में जितने भी हाइड्रोजन हैं उन सबके न्यूक्लियस अंडर इफेक्ट आ जाएंगे और उनका स्पिन चेंज होगा। स्पिन चेंज होकर वो अपनी कहना चाहिए कि एक्साइटेड स्टेट्स में चले जाते हैं, ठीक है। स्पिन की एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और फिर वो फ्रीक्वेंसी वापस से जब वो ग्राउंड लेवल में आती है तो वो खास रेडियो वेव्स भेजती है। तो वो रेडियो डिटेक्टर्स लगे हुए होते हैं, वो रेडियो डिटेक्टर्स जब कैच करते हैं तो वो फिर आपको केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज दे देते हैं। ये सब सारा वो समझा दिया मैंने, इसका सेटअप, ठीक है। अब इसको समझने के लिए स्पिन समझना था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में न्यूक्लियस को क्या हो रहा है ऐसा, तो हमने वहां स्पिन सब समझने की चीजें। अब ये थ्योरी का ताल्लुक इंटरप्रिटेशन से नहीं है, राइट। ये जितनी भी थ्योरी हम पढ़ेंगे ये सिर्फ हमको समझाएगी कि पैटर्न कैसे मिल रहा है हमको, स्पेक्ट्रम कैसे मिल रहा है हमको, फिर वो सारी आगे की थ्योरी है कि जो इसको इंटरप्रेट करेगी रियल मॉलिक्यूल से, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन था हमारा किसका, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। दिमाग में स्लॉट्स बन गए कि हमने अब करना क्या क्या है, ठीक है। अब चाहो तो खुद से भी पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं है मुझसे पढ़ो कि किसी भी उससे पढ़ जाके। अब वो चीजें आउटलाइन तुम लोगों को बता दी है मैंने, सो पढ़ने का सही तरीका और सही सीक्वेंस। जब बैठकर इंटरप्रिटेशन करनी हो तो इन चीजों को मत पढ़ना, कोई फायदा नहीं है। और जब थ्योरी पढ़नी हो तो फिर इंटरप्रिटेशन को भूल जाना, वो फिर बैकग्राउंड में चले जाओगे, ठीक है। बस, और डिटेल बहुत है। नोट्स इंशाल्लाह जिसको चाहिए होंगे नोट्स मुझसे मांग ले, मैं नोट्स दे दूंगा उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।